हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम। ठीक है, जो भी आज आपका एग्जाम पेपर रहा था उसकी जो भी जितने भी क्वेश्चंस की मैं आंसर सीरीज बना सकती थी, मैंने उन सभी की आंसर सीरीज बनाई है। ठीक है, बाकी सब डिपेंड करता है जब आपकी ओरिजिनल आंसर की आएगी उस पर। उसमें देखते हैं कि उन्होंने कौन से ऑप्शन का क्या आंसर दिया है। बट इस वीडियो में मैं सारा जितना भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा सकूंगी क्वेश्चंस की, वो कराने की कोशिश करूंगी। मैथ्स और रीजनिंग और पंजाबी लैंग्वेज को छोड़कर हम पूरा पेपर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी बस मैं आपको बता रही हूँ, बट अभी मैं आपको सारा पेपर सॉल्व कराऊंगी और उसमें आपको पता लगता जाएगा कि आपके पेपर का जो पैटर्न था, जो मतलब एक तरीके से मोड कह सकते हैं, पेपर इजी था, टफ था, कैसा था। ठीक है, मैंने बहुत सारे रिव्यू पढ़े हैं बच्चों के, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा है कि पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ आया हुआ था। बट मैं आपको बता देती हूँ, पेपर का लेवल टफ इसीलिए लगा आपको क्योंकि वहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, इसके साथ साथ आपकी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे और लेंथी थे। इस वजह से पेपर आपको जो है वो थोड़ा टफ लग रहा है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जैसे जनरल अवेयरनेस के 3-4 क्वेश्चंस थे जो थोड़े से टफ पूछे गए थे। यानी कि अगर किसी ने डेली करंट अफेयर पढ़ा होगा तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया होगा। बट वैसे अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो पिछले महीने के सितंबर मंथ से लेकर अब तक का करंट अफेयर पूछा गया था। तो जिसने कंटिन्यू करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उसके यहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए होंगे। और मैंने आपसे रिव्यू भी मांगा था कि आप बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो अब इस वीडियो में भी आप मुझे बता सकते हैं। उसके आधार पर जैसे ही आपकी मान लीजिए आंसर की भी आएगी, उसके बाद आप मुझे अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि आपकी इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, वैसे जितने भी कैंडिडेट ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा मतलब मॉडरेट रहा था मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो उस पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर सभी कैंडिडेट को वो टफ लगा वो क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का, तो आप ये लगाकर चलिए कि आपकी कट ऑफ भी फिर उसी बेस पर ही रहने वाली है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। बट आपकी कट ऑफ जो है वो आपके मार्क्स पर इफेक्ट तब डालेगी जब आपके जो आते हुए क्वेश्चंस है, जैसे साइंस के कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे। ठीक है, इसके साथ साथ हिंदी के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, इंग्लिश ठीक ठाक थी। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे आपकी जीके है वो भी सही पूछी गई थी। तो अगर मान लीजिए आपने उनमें से आते हुए क्वेश्चंस गलत कर दिए होंगे तब आप उनसे पीछे रह जाएंगे। मेरा मोटिव यहाँ पर आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे पता है, मैं खुद भी एग्जाम्स देती हूँ तो मुझे पता है कि जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो हमारे माइंड पर क्या चल रहा होता है। हमें कहीं ना कहीं एक पैनिक होता है, टेंशन होती है, और हमारा माइंड भी जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से रहता है कि पता नहीं क्या कट ऑफ रहेगी, पता नहीं मेरा ही पेपर अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। बट आपको यहाँ पर पैनिक होने की नीड नहीं है। जैसा भी आपका पेपर हुआ है आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आप ये सोचिए कि आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने इस एग्जाम में उतना अच्छा किया है। अब बाकी आप 2-3 दिन रिलैक्स रहेंगे, आपकी आंसर की आएगी, आप चेक करेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। यानी कि जितना आपके रिव्यू के आधार पर हम कट ऑफ बना सकेंगे उसके आधार पर हम कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो आपके एग्जाम पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद आप अपने अलग एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइएगा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसी एग्जाम में मत पड़े रहिएगा कि हाँ मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं आगे मेरा पेपर कैसा होगा। मतलब ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में क्रिएट होते रहते हैं। तो आपको इन सब चीजों को छोड़कर आगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहनी है, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ है, चाहे आपका पेपर कैसा भी हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना है। तो अभी हम आंसर इसके सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसी वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सारे आंसर सॉल्व सही रहेंगे, या जितने भी मैं सॉल्व कर पाई हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं जितने भी मैं सॉल्व कर पाई हूँ उतने सारे आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स रीजनिंग मेरे बस का नहीं होता है, तो मैथ्स रीजनिंग मैं आपको नहीं कराने वाली हूँ। मैं आपको बाकी सारा पेपर सॉल्व करा दूंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी हम जो पीडीएफ है उसके थ्रू सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए इसी वीडियो में। हम यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू सारे आंसर सॉल्व कर लेते हैं। अभी भी मैं कमेंट पढ़ रही हूँ तो बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर लेंथी था, पेपर टफ था, पेपर हार्ड था।
तो ये सारा का सारा जितना भी आपका मैटर, ये आप जिन बेसिस पर बोल रहे हैं, आई थिंक वो मैथ्स और रीजनिंग को देखकर बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था और बहुत ज्यादा लेंथी भी था। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, आपका 30 मार्क्स का मैथ रहा है, ठीक है, रीजनिंग रही है। तो ये चंडीगढ़ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये हमेशा मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा सा टफ बनाकर ही देते हैं। आपने पहले जो पेपर देखे होंगे उनमें भी आपने देखा होगा कि मैथ्स और रीजनिंग जो है ये टफ ही देते हैं। तो अभी जो टीजीटी के एग्जाम्स हैं, टीजीटी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वीडियो यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये जो एग्जाम देते हैं ना वो थोड़ा सा पीवाईक्यू बेस भी इनका रहता है, तो उनके लिए यूजफुल रहेगी। वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना उनको घोट कर पी लेना। इसके साथ साथ जैसे जो मैथ्स के क्वेश्चन है जिन चैप्टर्स में से पूछे गए हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो टीजीटी के लिए भी ये आंसर की यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 22 जुलाई 2023 को कैम रेन वियतनाम में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर वियतनाम पीपल्स नेवी को सौंप दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS कृपाण, ठीक है। अराउंड 32 ईयर्स के बाद हमने ये जो भारतीय नौसेना जहाज है ये किसे सौंप दिया है? VPN को सौंप दिया है। तो इसका नाम क्या है? INS कृपाण है। ये न्यूज में भी रहा था अगर आपने देखा होगा तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शतरंज खिलाड़ी ने FIDE ग्रैंड स्विस ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से अटपटे से क्वेश्चन है। मतलब अगर ये वैसे तो ये थोड़े से एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चंस थे, बट किसी ने डेली करंट अफेयर किया होगा तो उसने, अगर उसने इनके बारे में पढ़ा होगा तो जरूर सोल्व हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदित गुजराती। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये अगर किसी ने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तभी वो इसे सोल्व कर पाएगा। वैसे तो आपका जो पेपर है वो 10th 12th बेस का रहने वाला था, 10th तक का सिलेबस रहने वाला था, बट इन्होंने बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें पूछ रखे हैं। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका अगर PRT का पेपर है तो उस हिसाब से आपका लेवल हम हार्ड भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो मोरारजी देसाई जो थे ये यूपी के CM के रूप में काम कर चुके हैं। चंद्रशेखर, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है चंद्रशेखर, क्योंकि VP सिंह भी यूपी से रिलेटेड थे और PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से रिलेटेड थे, ठीक है। तो चंद्रशेखर जो है वो किसी भी स्टेट के CM नहीं रहे, ये आपके मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करना। 2024 में भारतीय गणतंत्र परेड में फ्रांस देश जो है ये हमारा पार्टिसिपेट कंट्री रहा था, ये चीफ गेस्ट के रूप में रहा था और इसकी सैन्य टुकड़ी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 25 जनवरी को हमने इसे सेलिब्रेट करते, हम हर साल इसे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSLV का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जियो स्टेशनरी नहीं है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा फास्ट ही कराऊंगी क्योंकि आपको सिर्फ आंसर ही जानने हैं। इसके बाद किस मौलिक अधिकार को प्राय भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, यहाँ पर इसका राइट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का जो सदस्य नहीं है, तो सिंगापुर जो है वो G20 का सदस्य इसमें नहीं है। तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको ये सब किसके सदस्य हैं? G20 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु सीमा 10 साल होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन और आप करके भी आए होंगे। G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण जो है वो वैश्विक शांति को रखरखाव करना है, ग्लोबल पीस को बनाए रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन, ये देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये तो हमने सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके थोड़े टफ थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके इजी भी थे। तो यहाँ पर लिखा गया है, राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किस प्रसिद्ध संरचना से प्रेरित है? तो सांची स्तूप से प्रेरित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये संवैधानिक जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कौन सी नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जिसको हमने किसी न किसी बिल वगैरह के द्वारा या किसी कानून एक्ट के द्वारा हमने उसे लागू कर रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का जिक्र है, राज्य चुनाव
चुनाव आयोग 324 में आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी, आपको पता है 2 टाइप के ओलंपिक्स होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक शीतकालीन होता है। तो जो ग्रीष्मकालीन वाला होता है वो ज्यादा फेमस होता है, ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? शीतकालीन के बारे में। तो शीतकालीन जो है वो इटली में आयोजित होगा, ओलंपिक भी और इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ये भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन और इसके साथ साथ जैसे ये भी आपका उसी पैसेज में से पूछा गया है, ये भी आपके इसी पैसेज में से पूछा गया, तो रीजनिंग मैथ्स मैंने सॉल्व नहीं की है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी यहाँ पर। इसके बाद ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं, इस वजह से आपको पेपर जो है वो टफ लग रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी के लिए ही टफ है, ठीक है। अब तक मैंने जितने भी कैंडिडेट से पूछा है सबने मुझे यही बोला है, तो ये मैं आपको सॉल्व नहीं कराने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड। जो स्पेस हम प्रारंभ में जो जगह छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद फिर से मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, मैथ्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर मैथ्स आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा या कहीं से भी आप देख लीजिएगा मैथ्स के आंसर्स। तो इसके बाद ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में चर्चा अधिक प्रभावी होगी यदि चर्चा का विषय डैश है, प्रस्तुत नहीं किया गया, बिना परिचय दिए बोर्ड पर लिख दिया गया, या छात्रों को पहले से सूचित किया गया। तो मान लीजिए आप क्लास में हैं, आप बच्चों को बताते हैं कि कल इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, बच्चे वहां से कुछ ना कुछ सोच कर लाएंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, वहां पर ज्यादा डिबेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा 35 क्वेश्चन है, यशपाल समिति जो है 1993 में आई थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एजुकेशन है वो बोझ रहित होनी चाहिए, बिना बोझ के हम बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आपका एनसीएफ भी आया है वो भी इसकी बात करता है, इसके साथ साथ जो बैग्स हैं, बैग का जो बोझ है उसको कम करने की बात करता है। तो यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 इज रिलेटेड टू लर्निंग विदाउट बर्डन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। फिर ये 37 क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है आपका कंप्यूटर से। निम्न में से कौन सा एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर डिजायरेबल इन क्लासरूम। क्लासरूम में सबसे वांछनीय क्या है? एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम सामग्री तक सीमित व्याख्यान दे रहा है, तो ये क्या ये सही बात है? केवल प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो क्या ये सही बात है? सख्त अनुशासन रखता है, तो क्या ये सही बात है? तो इसमें से इसका जो सबसे सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। एक शिक्षक पाठ और अपने स्वयं के शोध के आधार पर व्याख्यान दे रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, शायद ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चयनित टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन जब हमें करना है तो हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा कौन सा चैनल जो होम साइंस है और इसके साथ साथ जो साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सारस्वत, ठीक है। सारस्वत इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड होम साइंस, इन सबसे रिलेटेड है, एसएसटी से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स के क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 45, निम्न में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का एक दृष्टिकोण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। तो ये बहुत जो दोनों हैं ये क्या है? एजुकेशनल प्लानिंग के मतलब दृष्टिकोण है, मैन पावर अप्रोच भी और सोशल डिमांड अप्रोच भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2 प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइल जो प्रेजेंटेशन में शामिल की जा सकती हैं, वो कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉट वेव फाइल्स एंड डॉट मिड फाइल्स, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इजी क्वेश्चन था 47 वाला, डेटा एंड पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? तो एनक्रिप्शन करता है। जब भी आप पासवर्ड्स वगैरह लगाते हैं तो आपने इसके बारे में देखा होगा या पढ़ा होगा।
इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बट ये इजी क्वेश्चन है। अगर कोई टीचर है जो पढ़ाते समय कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है और सख्त रहता है, लेकिन जब लर्निंग करा रहा है वो, ठीक है, और उसके साथ साथ जो अन्य एक्टिविटीज है उसके कराते समय वो स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा की गुंजाइश रखता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी क्लास में डिस्कशन को अलाउ करता है, तो वो किस टाइप का दृष्टिकोण अपनाता है, कैसा टीचर है वो, तो हम उसे डेमोक्रेटिक टीचर कहेंगे, क्योंकि वो बच्चों को क्या करता है, चर्चा करने के अवसर देता है। डिसिप्लिन इज अनदर थिंग, बट अगर आप क्लासरूम में बच्चे को बोलने के अवसर दे रहे हैं या फिर अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के अवसर दे रहे हैं, देन आप डेमोक्रेटिक टीचर कहे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग और अरेंजिंग द स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ स्टूडेंट्स बिहेवियर इज रेफर्ड टू। तो इसका राइट आंसर मुझे मिला है, जो मैंने ढूंढा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टिमुलेंस कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जैसे दृष्टिकोण है, एटीट्यूड्स आपका किसी चीज को लेकर, आपके वैल्यूज हैं, आपके इंटरेस्ट है, वो किसको दिखाता है, तो वो दिखाता है आपके अफेक्टिव डोमेन को, जो आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वैल्यूज वगैरह जो आप सीखते हैं अपनी फैमिली से सीखते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के किस पहलू का उपयोग तब किया जाता है जब एक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित में एक अभ्यास पूरा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलिडिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज जो है वो मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है ईमेल को एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए, फाइंड द वर्ड एमनेसिया इज रिलेटेड टू, मेमोरी लॉस से रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड एमनेसिया। इसके साथ साथ पैरालिसिस जो है वो आपके बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। हैंडीकैप इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा मूवमेंट। इसमें आप हैंडीकैप नहीं होते हैं, आप बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती आपकी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूवमेंट। इसके बाद ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, आप देख लीजिएगा। इनपुट डिवाइस आप सभी को पता है, इसमें जो माउस है वो क्या है, इनपुट देने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज एन.एल. गेज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप ये क्लास देख रहे होंगे और अपने क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी जब ऑथेंटिक जो आंसर की आप तभी मानिएगा जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, ठीक है। मैं जिसका आंसर अपने अकॉर्डिंग जो दे पा रही हूँ आपको, जितना मैंने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ, बट ऑफिशियल आंसर की आपकी तभी मानी जाएगी। ऑफिशियल क्वेश्चंस आपके सही तब माने जाएंगे जब आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी, ठीक है। तो अभी ये बस आप इसको देख लीजिएगा, एक आइडिया लगाने के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। इसके बाद है, छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को डैश चाहिए, तो शिक्षक के पास टीएलएम का यूज हो, चर्चा करे और प्रश्न भी पूछे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो है ये अंडरस्टैंडिंग बेस है, अगर किसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा भी होगा तो वो इनको देखकर ठीक कर देगा, एक बार रीड करने के बाद भी आप इनको ठीक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक छात्र 13 को 31 लिखता है, बी और डी के बीच भ्रमित हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ये रिलेटेड है डिसलेक्सिया से रिलेटेड है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे को, ठीक है। तो ये क्या है, कठिनाई आती है उसको, यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी है ये। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो इसका आंसर होएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसमें सबसे राइट आंसर क्या होगा, यह समझना कि उत्तर गलत क्यों है, उसे डांटना, सही उत्तर देने के लिए कहना, नजरअंदाज करना, तो नेगेटिव चीजों को हमें वैसे ही एलिमिनेट कर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समझाना कि उसने उसका जो आंसर है वो गलत क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड रुकिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा रह गया 69, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो 11, क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज, लिनक्स, डीओएस या ओरेकल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरेकल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदल देता है, जो सिंपल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये क्लास आपकी लेंथी हो जाएगी थोड़ी सी, बट हम फटाफट आंसर देखते जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यदि छात्रों को कक्षा में पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता है तो शिक्षक को डैश महसूस करना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, उबा हुआ महसूस करेंगे, समय बर्बाद कर रहा है बच्चा, छात्रों के लिए दया करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम हमारे मेथड में चेंज करेंगे, अलग मेथड से हम उसको समझाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा है साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, जो टेरर वगैरह है उन एक्टिविटी से सुरक्षा देती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है, तो या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। फ्लो चार्ट में फ्लो लाइंस जो है इसका यूज किया जाता है, टू टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए फ्लो लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ये पैसेज था आपका, तो पैसेज आपने कर लिया होगा। ये 2 क्वेश्चन थे, ये भी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, ये आप करके आए होंगे, आपने पैसेज पढ़ा होगा। इसके बाद मैंने ग्रामर का पोर्शन सॉल्व किया है। तो ग्रामर में अगर हम बात करते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज डेड और अलाइव। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा पी, क्योंकि यहाँ पर सिंस ना होकर फॉर का यूज होना था। ठीक है, तो 4 यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 79 क्वेश्चन है, कम रेन और शाइन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, तो इसका राइट आंसर होगा नो मैटर व्हाट। इसके बाद एक इमेजिनरी ऐसी सोसाइटी जो आप जो जहां पर बिल्कुल शांति हो, पॉवर्टी ना हो, सफरिंग्स ना हो, ठीक है, बहुत सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तो ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया, यानी कि राम राज्य। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर एग्रावेट के बात करते हैं, एग्रावेट के ऑप्शन की, तो इसका हमें एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मिटिगेट। मिटिगेट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये PQIS मैंने सॉल्व नहीं किया था। इसके बाद जितने मैंने सॉल्व किए हैं उन्हीं के बारे में बता रही हूं मैं आपको। इसके बाद है पेक्यूलर। पेक्यूलर क्या होता है, पेक्यूलर का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, फनी होना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो मैकाबर इज द राइट स्पेलिंग है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिप होती है, शिप चाहे हम प्लूरल में यूज करें चाहे सिंगुलर में यूज करें तो शिप ही रहती हैं, शिप्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं संधि विच्छेद की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, जब छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा और एक बड़ी की मात्रा मिलकर क्या बना रही है, बड़ी की मात्रा बना रही है, तो दीर्घ संधि है इसमें, मुनि जमा ईश मुनीश। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आप सभी को पता है तो वाल्मीकि ये सही वर्तनी है। घन घमंड गजरत नभ घोरा, ठीक है, घ की साउंड है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो पकाई खीर हो गया दलिया, यानी कि जो काम कर रहे थे वो हमारा खराब हो गया, तो दुर्भाग्य है ये हमारा। इसके बाद अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, इसमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उनका एक पुत्र है। ठीक है, तो हिंदी तो देखो कितनी ईजी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये यहाँ पर पैसेज दिया गया था, तो पैसेज मैंने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये वाला ये जो क्वेश्चन है, राम के अग्रज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। ठीक है, तो अग्रज नहीं आएगा, अनुज आएगा, तो राम के अनुज से लक्ष्मण। ठीक है, तो यहाँ पर राम के अग्रज जो है ये इसका राइट आंसर होगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, पीशुन नहीं है। छंद किसे कहते हैं, जहां पर मात्राएं और वर्णों का मेल होता है वहां छंद होते हैं। विभावरी जो है, विभावरी का मतलब रात होता है और इसका अपोजिट क्या होगा, दिन होगा, तो विभावरी का विलोम शब्द क्या होगा, दिवस होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद पंजाबी लैंग्वेज है, तो पंजाबी तो मुझे भी, मैं सोल्व नहीं कराने वाली हूँ, पंजाबी तो मुझे भी नहीं आती है। ठीक है, तो पंजाबी नहीं करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आपको सोल्व करा देती हूँ, बस थोड़ी देर की क्लास हो रहती है। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, तो इसमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती, तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये तो मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। भारत का हृदय और आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। ठीक है, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लांट्स को हम ऑटोट्रोप्स के नाम से जानते हैं, तो प्लांट क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रोप है, स्वपोषी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, पेपर कहाँ गया, लोड हो रहा है ये। ठीक है, इसके बाद है, किसी दूर की ऊंची इमारत की छवि की पूरी लंबाई डैश का उपयोग करके देखी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यदि हम कहें कि गोलाकार दर्पण की फोकल लंबाई उसकी वक्रता त्रिज्या का p गुना है, तो p डैश होना चाहिए, तो उसकी हाफ हो जाती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा p/2, 0.5 आंसर है इसका। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को माना जाता है, ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। एक भूमि जो 3 ओर से वोटर से घिरी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। हमारा भारत भी कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है। इसके बाद ये मैथ्स के क्वेश्चन है,
यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो लाइट तरंग जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समजात अंग कौन से होते हैं, होमोलोगस क्या होता है, जहां पर स्ट्रक्चर फंक्शंस जो हैं डिफरेंट होते हैं और स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा था जो आपके बिल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए हैं। जो सिलेबस में मेंशन था उनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो कुछ अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है, सार्वजनिक विधेयक एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। यानी कि जो पब्लिक बिल होता है, दो टाइप के बिल होते हैं, एक पब्लिक बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। पब्लिक बिल वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो पास करते हैं। उसके अलावा जो दूसरे बिल होते हैं, प्राइवेट बिल होते हैं, वो कोई भी एमपी पास कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है, सार्वजनिक विधेयक एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि एक निजी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो केवल एक जो है ये आपका सही हो जाता है। इसके बाद सेकंड वाले में ना मैं बताती हूँ कहां पर गड़बड़ थी। जो ऐसा कहा गया है, नोटिस पीरियड होता है इनका एक, ठीक है, आपको बताना पड़ता है, नोटिस पीरियड देना पड़ता है। तो जो ये जो मतलब गवर्नमेंट बिल कह सकते हैं, जो सिंपल बिल होते हैं, पब्लिक बिल होते हैं, वो नोटिस पीरियड उनका 7 डेज का होता है। जबकि जो ये प्राइवेट है, इनका जो भी मतलब प्राइवेट बिल्स होते हैं, इनको 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 15 दिनों के नोटिस की बात कही है, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी के क्षेत्र को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैथ्स के क्वेश्चन है। विजयनगर जो है इसकी राजधानी हम्पी है, ये कर्नाटक में है, तो इसकी कैपिटल हम्पी है। इसके बाद ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन था, तो आपने सोल्व किया होगा। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन है। ये दांडी मार्च जो है वो 1930 में होता है, आपको पता है। असहयोग आंदोलन 1920 है, जलियांवाला बाग 1990 है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 1942 आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन डैश के उत्तर में शुरू किया गया, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है, तो क्रिप्स प्रपोजल के तहत इसे लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। देन इसके बाद ये जीन वाला मैंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अधिक ऊंचाई पर जो पानी है वो कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जो एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या होता है, कम होता है। इसके बाद लाल लिटमस को जो नीला कर देगा वो क्या होता है, बेसिक होते हैं। ठीक है, यानी कि अक्षार होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का घोल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अभी देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था, अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा ना वो इसे सॉल्व कर लेगा। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि जो हम न्याय प्रणाली है, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमने कहां से लिया है। तो वो सिंपल सी बात है, यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर हमने हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा को रखा है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है यूएसए। ठीक है, तो अगर कोई मान लो थोड़ा सा भी पॉलिटी में इंटरेस्टेड होगा, वो आसानी से इसका आंसर टिक कर पाया होगा। इसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो हैदराबाद के निजाम थे, जिन्होंने पहली बार जो सब्सिडरी अलायंस है उसे स्वीकार किया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ साथ यूटी के और विधानसभाओं के और स्टेट्स के विधानसभाओं के सदस्य आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ना सारा पढ़ाया हुआ है आपको, ये जितना जैसे राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया, हैदराबाद के निजाम आए, इसके साथ साथ ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे आप देख लेना जाकर, मैंने पूरी प्लेलिस्ट में करा रखी है। अब जिसने लेट तैयारी शुरू की है, मान लो जिसने लेट तैयारी शुरू की थी तो उनके क्वेश्चन रहे होंगे, बट जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़ा है, जिसने सभी क्लासेस ज्वाइन की, सभी क्लासेस पढ़ी हैं, उनके ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो गए होंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, मैं आपका यहाँ पर हौसला तोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा इन क्वेश्चंस का, तो आपके ये जरूर अटेम्प्ट हुए होंगे। कुछ पोर्शन तो एग्जाम में रहता ही है जो टफ आता है, ठीक है, और कुछ पोर्शन है जो बहुत इजी भी है इस एग्जाम में, बट कुछ मॉडरेट भी है। ठीक है, बट रीजनिंग और मैथ्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ऑल ओवर पेपर आपका सही पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो जिनका अच्छा नहीं गया होगा पेपर, उन्हें तो मेरी बात बुरी लगेगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट जो सच्चाई है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। इसके बाद अर्जेंटीना की बात करते हैं। यहाँ पर कैपिटल्स की बात की गई है, कंट्रीज दी गई है और कैपिटल्स दी गई है। तो अर्जेंटीना की बात करेंगे तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अब जिसको एक भी आती होगी वो अपना क्वेश्चन ठीक कर देगा। तो अर्जेंटीना, देखो अर्जेंटीना में ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जिनको यहाँ पर 5th नंबर पे रखा गया है। अब ये लिखा गया है मोरक्को। ठीक है,
मॉरिशस, मॉरिशस, इसके बाद मोरक्को, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की देखो, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना होती है, ठीक है। तो जिसको भी ये आती होगी तो उसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मुझे ये दो आती थी इनमें से और दोनों को देखकर आंसर ठीक हो गया। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद थंडर ड्रैगन जो है, ये अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, थंडर ड्रैगन जो है वो भूटान के झंडे पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा भूटान। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग इसमें कालाजार है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी जो है अपनी तरफ खींचती है तो किससे खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। सिरके का मुख्य घटक अगर हम माने तो एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। गांधी इरविन समझौता जो है ये किसके तहत होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये जो सिविल ओबीडियंस था, नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इरविन क्या चाहता था कि इसको खत्म कर दिया जाए, और गांधी जी हमारे साथ कहाँ चले? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले, ठीक है। तो ये गांधी इरविन समझौता किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद झंडा सत्याग्रह जो है ये 1923 में होता है, बाकी सभी यहाँ सही लिखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, झंडा सत्याग्रह होता है 1923 में, नमक सत्याग्रह होता है 1930 में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक किस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैथ का क्वेश्चन था, इसके बाद ये भी मैथ्स के क्वेश्चन आपके, ये देखो ये आपको आने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो यहाँ पर आपको जबलपुर के बारे में नहीं पता है, नासिक के बारे में पता है, नासिक क्या है? नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का ये फिफ्थ हो जाएगा, तो अब आपको ढूंढना है। तो इन दोनों में फिफ्थ दे रखा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, मुझे आर का पता है सेकंड होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आर का थर्ड है, यहाँ आर का सेकंड है, तो इसको देखते ही मैं टिक कर दूंगी कि इसका ऑप्शन क्या है, फिफ्थ डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद मैथ्स के ही क्वेश्चन है, तो ये आपका पूरा पेपर जो है ये मैंने जितना भी मैं सॉल्व करा सकती थी इस क्लास में सारा आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है। मान लीजिए कोई एक दो क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो भी जाता है, कोई क्वेश्चन है जो मुझसे गलत भी हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, अपनी ऑफिशियल आंसर की तक इंतजार करेंगे। ये बस एक ओवरव्यू था, आपको ये मतलब इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है या आपने एग्जाम जो है वो कैसे किया है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर और पंजाबी को छोड़कर मैंने जितना सॉल्व करा सकती थी आपका पेपर उतना सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो बाकी जितना मैथ्स रीजनिंग का अगर आपको कहीं और से मिलता है तो आप उसकी आंसर की देख लीजिएगा, बाकी आप ऑफिशियल आंसर की आने तक इंतजार कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे अपने क्वेश्चंस बताइएगा कितने अटेम्प्ट हुए आपके, कितने सही हुए हैं, देन हम डिसाइड करेंगे, हम बनाएंगे इसमें आपकी कट ऑफ, की आपकी कट ऑफ जो है वो एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी रह सकती है। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल में आपको बेहतर कंटेंट देखने को ही मिलेगा। जैसे आगे DSSB की प्रिपरेशन है या किसी अदर TCT की प्रिपरेशन है तो वो मैं कराने की कोशिश करूंगी। मैं जितना आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं एग्जाम बनाकर आई हूँ या फिर मैंने पूरा सिलेबस बनाया है, मैं तो जितनी आपकी हेल्प कर सकती थी मैंने आपकी उतनी हेल्प की है। जब से आपकी वैकेंसीज आई है मैं तब से आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर किसी को यकीन नहीं होता है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, मैंने सारी मॉडर्न हिस्ट्री करा रखी है, पूरी कंप्लीट पॉलिटी करा रखी है, पूरी स्टैटिक जीके करा रखी है, करंट अफेयर करा रखा है। मैं आज से नहीं, जब से आपके फॉर्म फिल हुए थे स्टार्टिंग में तब से आपको प्रिपेयर करा रही हूँ। इसके बाद मैंने जो आपका सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग भी आपकी तैयारी कराई थी, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आगे आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल के साथ बने रहना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।